नमस्कार दोस्तों, मैं आपको रेलवे स्टडी IQ यूट्यूब चैनल के ऊपर रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स है उनका सॉल्यूशन करवाना चाह रहा हूं। इसमें कंप्लीट जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग है, उसके कंप्लीट आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। मैं सबसे पहले 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसके अंदर पूछे गए जनरल साइंस जीके के क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊँगा। यह आज मेरा पहला नंबर का वीडियो है और इसी वीडियो के अंदर मैंने आज एक पेपर सेट लिया है जो 20 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम आयोजित हुई थी। उसके अंदर पूछे गए मैं साइंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा मेरा जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे रेलवे के अंदर क्या होता है, ये यदि एक एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस आपको और देखने को मिलेंगे जो अदर एग्ज़ाम्स के अंदर अदर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसका अपन अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि जो भी आगे आने वाला क्वेश्चंस है वह अपना छूटेगा नहीं। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है, पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। पाचन नलिका के अंदर भोजन का सही क्रम क्या होगा, पाचन नलिका के अंदर पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा मुँह, ग्रासनली, अमाशय। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। भोजन होता है, उसका जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अवस्था को अंतःग्रहण बोला जाता है, इंग्लिश में इसको इंजेशन बोलते हैं। दूसरा जो अवस्था है उसको पाचन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइजेशन बोलेंगे। थर्ड जो स्टेज है उसको अवशोषण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और चौथा जो स्टेज है उसको स्वांगीकरण बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। जो पांचवा स्टेप है और लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं मल परित्याग और इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है डिफेकेशन। तो इस तरीके से जो भी भोजन का जो पाचन होता है वह 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। शुरुआत कहाँ से होता है, अंतःग्रहण से होता है। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह के अंदर लेना, तो मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से बाद में ग्रासनली से आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय को अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्टोमक बोलते हैं। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे HCl, इसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे डीपली अपन बात करेंगे जब अपना आमाशय का एक टॉपिक लेंगे, तब अपन आगे डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें देखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए कि निलंबन क्या होता है। पहले तो ये पता होना जरूरी है बहुत ही ज़्यादा कि निलंबन क्या होता है। तो देखिएगा निलंबन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। निलंबन क्या होता है, एक विषम मिश्रण होता है। विषम मिश्रण किसको बोलते हैं, जैसे कि एक तो लिक्विड लिक्विड का हो गया, एक सॉलिड लिक्विड का हो गया। तो विषम मिश्रण किसको बोलेंगे अपन, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण हो गया वह कहलाता है विषम मिश्रण। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, जल में दूध की कुछ बूंदे। अगर जल भी आपका लिक्विड है और दूध भी आपका लिक्विड है तो जल में दूध की बूंदे है वो किस प्रकार से रहेगी, वह आपका एक प्रकार से सम मिश्रण हो गया, एक जैसा मिश्रण हो गया, इसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जल एक लिक्विड है, चाक एक सॉलिड है। जल में अपन चाक के टुकड़े डालेंगे तो वो टुकड़े क्या होंगे, इसी के अंदर मिक्स ना होके इसके ऊपर तैरते रहेंगे या इसके फंदे के अंदर बैठ जाएंगे, बल्कि इसके अंदर मिक्स नहीं होंगे। तो निलंबन क्या होता है, एक विषम मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण होते हैं, तरल पदार्थ में घुले नहीं रहते, तरल पदार्थ में घुले हुए नहीं रहते बल्कि निलंबित रहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको निलंबन की डेफिनेशन बता दी, क्या बताया, एक विषम मिश्रण होता है जिसमें ठोस का कण है, तरल पदार्थ में घुलता नहीं है बल्कि निलंबित रहता है। अब यहाँ पे लिक्विड सॉलिड अलग अलग हो गया, इसमें लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है और ये भी एक लिक्विड हो गया। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बाकी एग्जाम में यदि आपसे इसका और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे ये तो हो गया जल में चाक का चूर्ण हो गया। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पानी में निलंबित रेत, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। पानी में रेत, ये भी एक निलंबन का एग्जाम्पल है। और पानी के अंदर पानी में आटा, ये भी एक निलंबन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक सूत्र में पादांक क्या दर्शाता है। जैसे कि मैं कोई रासायनिक सूत्र लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं O3, मैंने एक ओजोन का रासायनिक सूत्र ले लिया। इसके अलावा मैं उसका ले लेता हूँ, जल का ले लेता हूँ H2O, ये मैंने जल का ले लिया। तो ये जो 2 है, यहाँ पे 3 है, ये ही आपका पादांक या सबस्क्रिप्ट है।
तो ये हमेशा क्या दर्शाएगा, एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। जैसे कि ये एक अणु है, इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 हो गई। इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बताता है ये आपका पादांक सबस्क्रिप्ट। ये अब लगता कहाँ पे हमेशा, ये हमेशा जो भी तत्व होता है, कोई भी तत्व है उसके दाईं तरफ लगता है, दाईं तरफ लगता है, और साथ साथ में उसके दाईं तरफ नीचे की तरफ ये इसका लगता है। और ये क्या करने के काम आता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको संतुलित करने के काम आता है, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सही विकल्प क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसके अलावा जो काम होता है, इसके अलावा होता है गर्भावस्था का विकास, गर्भावस्था का विकास, ये भी एक किसका कार्य है, ओवरीज अंडाशय के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला कार्य है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बनता है, ऑप्शन ये बनता है कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, उपापचय है उसको कंट्रोल करना। तो उपापचय को इंग्लिश में बोलेंगे अपन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करना। तो पीयूष ग्रंथि को कौन उद्दीप्त करता है या इसको कौन कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करना, ये कौन उद्दीप्त करता है बताइएगा कमेंट करके, मैं आगे बताने वाला हूँ क्योंकि इसी का एक और क्वेश्चन आने वाला है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको प्रिज्म कोण कहा जाता है, प्रिज्म कोण। और उसके अंदर एक होता है आपतन कोण होता है, वो परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है। तो हमेशा ये नाभिक में होता है। इसने एक सोने की पतली परत ली थी, रदरफोर्ड ने सोने यानी गोल्ड की एक पतली शीट ली थी। इसके ऊपर उसने न्यूट्रॉनों की अल्फा पार्टिकल्स की इसने बौछार की थी, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी इसने। तो इसने पाया कि यहाँ पे कुछ मौजूद है जो उससे टकरा के वापस इसी दिशा में आ जाता है। बहुत सारे वो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो कुछ है वो टकरा के वापस आ जाते हैं। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे बहुत ही भारी कोई चीज़ अवेलेबल है और उसी को उसने नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ पे स्थित होता है, नाभिक के अंदर स्थित होता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वह यह है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जनरल साइंस का, वो ये है गति के नियम के ऊपर आधारित क्वेश्चन है आपका। जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं। बस यदि आगे की तरफ चल रही है तो हम गिरेंगे पीछे की तरफ। किधर गिरेंगे, पीछे की तरफ। क्यों, गति का जड़त्व का नियम। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाय फोर्स कार्य नहीं करता है। वस्तु स्थिर था, आदमी स्थिर था, लेकिन बस चल गई तो वह स्थिर होने की कोशिश करेगा और पीछे की तरफ उसको धक्का लगेगा। अगला क्वेश्चन, द्विव आवेशी हीलियम आयनों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा हीलियम आयन, हीलियम की मैं बात करूं तो 2He4 है, ये होता है हीलियम। ये अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे देता है और 2He2 बना के +2 बना के अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो He के ऊपर, हीलियम के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +2 इसके ऊपर चार्ज हो गया। और अपन जाते हैं जो अल्फा कण है उसको क्या, इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर +2 चार्ज होता है। बीटा कण पे -1 चार्ज होता है। गामा किरणों के ऊपर बिल्कुल चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है।
तो द्विव आवेशी हीलियम आयनों को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो अल्फा कण के नाम से इसमें जानते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी है। कोई पानी की सतह है, पानी की सतह है, इसके ऊपर लोहे की एक ठोस छड़ रखी है, ये छड़ रख दी है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल, ये ऊपर की ओर तरफ लगाए जाने वाला बल एफ ए मान लेते हैं अपन, और छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो, ये हो गया एफ बी। यदि एफ ए ग्रेटर देन एफ बी है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो नीचे की तरफ लगने वाला ज़्यादा होगा, तो ये छड़ क्या होगी? तैरती रहेगी, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरती रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं आगे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। एक पार्ट के अंदर इतने क्वेश्चंस करूँगा, धीरे धीरे आपका रेस्पॉन्स आता रहेगा, मैं डिटेल्स में आपका क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँगा। इसी के साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।